हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज का ये वीडियो है राहु केतु ट्रांजिट में, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर को, जहाँ पे राहु चला जाएगा मीन राशि में और केतु का गोचर होगा कन्या राशि में। 12 लग्नों के लिए इस राहु केतु गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न जहाँ पे राहु चला जाएगा द्वादश भाव में। जब राहु 12th हाउस में होता है और वो मीन राशि में होता है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ की फीलिंग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये व्यय का हाउस है। तो हमें ऐसा फील होता है कि मेरे पास से कुछ जा रहा है, कुछ मुझे लेट गो करना पड़ रहा है, मुझे अनविलिंगली कुछ लेट गो करना पड़ रहा है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं पिक्चर में। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं कुछ अब ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। क्योंकि ये फॉरेन लैंड्स का हाउस है, तो ऑफ कोर्स फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ अगर अभी तक आपकी पेंडिंग थी, प्रोसेस में थी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ थी, कुछ भी ऐसा था जो कि प्रोसेस में था लेकिन अकम्प्लिश नहीं हो पा रहा था ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपकी मटीरियलाइज हो सकती हैं। तो अगर मैं फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखूं तो नो डाउट मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर अच्छा फल देगा। इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नेटिव का बढ़ सकता है। जैसे कि कभी कभी हम जाते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट में, या योग क्रिया वो सारी चीज़ें ज्वाइन करते हैं, है ना। कुछ योग क्रियाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखते हैं, रेकी सीखते हैं। इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर उन चीज़ों में हो सकता है जिनका कंटेंट स्पिरिचुअल है। और मेष लग्न वालों के लिए क्योंकि खर्चा बढ़ते हुए दिखता है, तो इसकी एक रेमेडी ये होती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि खर्चा मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा दान करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो सैलरी है, जो अर्निंग है, उससे आप ये एक पॉलिसी बना लो कि इतना पोर्शन मैं दान में देने वाला हूँ, चाहे वो छोटा सा ही पोर्शन हो। क्योंकि राहु जब 12th हाउस में होता है, स्पेशली मीन राशि में, तो वो आपसे पैसा निकलवाना जानता है। वो चाहता है कि आप इस प्रैक्टिस में आओ जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाते हो। जब आपके पास से पैसा जाता है, किसी और के पास जाता है, तो अगर आप डोनेट नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको एक दान पुण्य में नहीं लगा रहे हो, तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है। अच्छा, राहु क्योंकि 12th हाउस में है और हम जानते हैं ये हॉस्पिटल का हाउस है, जब हम एक सीरियस मेडिकेशन में चले जाते हैं उसका हाउस है। केतु 6ठे भाव में है। तो एक चीज़ और है कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट हो रहे थे, तो फिर ये टाइम आपको एक ऐसे स्टेट में भी डाल सकता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाओ। तो मेडिकेशन, अगर किसी की कुछ सीरियस मेजर इशू चल रहा था तो उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ भी दिखती हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगी। बिकॉज़ आई नो थोड़ा नेगेटिव फील होता है जब भी ऐसा लगता है कि अरे हेल्थ कंसर्न या कुछ भी है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अ प्रिकॉशन एंड टू बी अलर्ट एंड अवेयर अ लिटिल अर्ली। तो ये एक इफ़ेक्ट है मेष लग्न वालों के लिए। 6ठे भाव में क्योंकि केतु होगा, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए सर्विस लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ, गुड अप्रेजल, इसके चांसेस बनते हैं। क्योंकि कन्या राशि का केतु है, तो कंपटीशन आपकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएगा, तो कंपटीशन को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपकी जो परफॉर्मेंस है, बाय द टाइम आपका ये प्रमोशन, ग्रोथ, इसका समय क्लोज आ रहा है, तो उस टाइम तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से आपके सुपीरियर्स को दिखती है कि उनको ऐसा लगता है कि अब आपको प्रमोट करने का या एक अच्छा अप्रेजल देने का टाइम आ गया है। तो सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए केतु का एक अच्छा फल उनको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृष लग्न वालों की। वृष लग्न जहाँ पे आपका राहु चला जाएगा एकादश भाव में और शनि होगा आपका दशम भाव में। तो अब यहाँ पे क्या है, शनि है दशम भाव में, राहु चला जाएगा आपका एकादश भाव में। तो शनि से राहु दूसरे चला गया है और यहाँ पे
दशम और एकादश भाव के बीच में एक यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। तो वृष लग्न वालों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर कोई नया बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आपको जो भी करना है थॉटफुल होकर ही करना है, क्योंकि शनि जो दशम भाव का स्वामी है वो दशम भाव में गोचर कर रहा है और राहु उससे दूसरे आपके इनकम एंड गेन्स के हाउस में चला गया। तो राहु भ्रम देने का काम तो करता ही है, और क्योंकि कर्म के भाव के स्वामी से दूसरा बैठा हुआ है तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये कर्म करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन अगर वो एक डेस्परेट मूव है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई डिसीजन लेते हो जहाँ पे आपको सही नॉलेज नहीं है, सारा बैकग्राउंड आपको उस बिज़नेस का, उस आइडिया का ज़्यादा आपको आइडिया नहीं है, या आपको ये नहीं पता है सही से कि ये मैं काम कर भी पाऊँगा या नहीं, तो फिर उसमें आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए शनि की नीच दृष्टि जारी आपके द्वादश भाव में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while selecting any new business idea and going ahead with that. राहु क्योंकि आपका 11th हाउस में है, मीन राशि में है, जिसके अंदर एक चार्म होता है, एक सॉफ्टनेस होती है, दूसरों को इम्प्रेस कर सकती है अपनी अच्छी क्वालिटीज़ से। तो क्योंकि ये नेटवर्किंग का भी हाउस है, आपके सोशल सेक्टर का भी हाउस है, तो राहु चाहेगा कि आप थोड़ा सा अपना जो भी आप काम करते हो उसमें 4 लोगों के बीच में जाओ, अपने काम को बताओ, उसकी मार्केटिंग करो, विजिबिलिटी बढ़ाओ। तो ये समय ऐसा भी है जहाँ पे आपको लोगों के बीच में होना चाहिए, सोशलाइज आपको करना चाहिए फॉर योर वर्क पर्पसेस। और जब आप ऐसा करते हो तो राहु फिर आपको गेन्स देने की सिचुएशन में आ जाता है। पंचम भाव में केतु का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। याद रखिएगा, क्योंकि कन्या राशि कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, तो रिलेशनशिप्स में कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपका आपके टेम्पर में होल्ड होना चाहिए। किसी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना और किसी चीज़ को बिना जाने उसके कंक्लूजन पे आ जाना, जैसे कभी कभी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप तुरंत इस कंक्लूजन पे आ जाते हो कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क और आप रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हो। इस तरीके के एटीट्यूड से बचना है इस टाइम पे, क्योंकि केतु के अंदर तीव्रता है और वो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ को कराता है। ब्लाइंड है क्योंकि हेड नहीं है, तो बिना सोचे समझे कॉन्फ्लिक्ट जो रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी भी पर्सनल एसोसिएशन में आ रहा है, उस पर आप तुरंत कंक्लूजन पे पहुंचते हो और उस मैटर को कट ऑफ कर देते हो, एंड कर देते हो। तो ऐसे एटीट्यूड से आपको बचना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे इसको संभालना है, बोथ ऑफ अस आर गुड, बोथ ऑफ अस आर इक्वली इनटू इट एंड बोथ ऑफ अस वांट टू सेव इट, स्टिल प्रॉब्लम्स आर कमिंग, देन इट इज़ ऑलवेज गुड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गणेश भगवान। गणेश चालीसा पढ़ना, गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ना और थर्सडे के दिन पढ़ना, ये आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, जिनका राहु गोचर करने वाला है 10th हाउस में और केतु चला जाएगा उनके 4th हाउस में। दशम भाव का राहु मिथुन लग्न वालों को एक इंसाइट देगा, एक फीलिंग देगा कि अब उनको किसी तरीके का चेंज लाना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने वर्किंग स्टाइल में या अपने प्रोफाइल में। तो अब मिथुन लग्न वालों के साथ ये चीज़ एप्लीकेबल है कि मान लीजिए वो लोग किसी वर्क आइडिया पे काम कर रहे थे, कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टक थे, उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि अभी ये करना चाहिए या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग जॉब में रहते हैं और बहुत टाइम से सोचते हैं बिज़नेस करना है, उसकी ड्राफ्टिंग भी हो गई होती है, प्लानिंग भी हो गई होती है, बट इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अगर इस तरीके का है तो आपके लिए अच्छा टाइम है। आपका एक नया वर्क आइडिया या फिर प्रोफाइल एक्टिव हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, और इसलिए यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग वॉट यू वॉन्ट टू गो अहेड विद इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप करना क्या चाहते हो, उसकी क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो 18 मंथ्स का पीरियड है इसमें आपका एक अच्छा परिवर्तन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपके काम में आ सकता है।
सो इट्स बेटर टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। राहु क्योंकि मीन में आपके दशम भाव में गया है, तो फॉरेन लैंड्स से इसका कनेक्शन है। जो लोग बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और वो जाना चाहते हैं, राहु आपको बाहर भेज सकता है। केतु क्योंकि चौथे भाव में है, तो ऑफकोर्स घर से थोड़ा सा दूर जाने का योग भी यहाँ पे बन जाता है। केतु क्योंकि 4th हाउस में है, तो पीपल आर यूजुअली कंसर्न कि कहीं ये मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थित है, और चंद्रमा से भी केतु का गोचर कहाँ पे हो रहा है। अगर चंद्रमा से केतु का गोचर हो रहा है जैसे छठे, अष्टम या 12वें, तो फिर मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न जहाँ पे राहु का गोचर होगा आपके 9th हाउस में और केतु चला जाएगा आपके 3rd हाउस में। तो राहु 9th हाउस का है, धर्म के स्थान में जा रहा है, धर्म का स्थान और मीन राशि का राहु। तो ये क्या करेगा, आपको धार्मिक क्रियाकलाप के में लगा देगा, उसके प्रति आपका इंक्लिनेशन, एक रुझान बढ़ाएगा राहु। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे, यू वर सिंपली बिजी, या आपके दिमाग में आया नहीं, या आपको इतना एक आस्था नहीं थी, तो अब आपका मन करेगा कि अब मुझे भगवान से जुड़ना है और मुझे अपनी इनर जर्नी भी स्टार्ट करनी है। क्योंकि रिमेंबर, राहु मीन राशि में, और मीन राशि सॉलिट्यूड की राशि है। धर्म के भाव में राहु जाएगा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं धार्मिक क्रियाकलाप में आपको लगा देगा, जो कि भजन कीर्तन वाला एक धार्मिक क्रियाकलाप होता है। बेसिकली इट विल पुट यू इन दैट स्पेस जहाँ पे यू आर मेडिटेटिंग, यू आर कनेक्टिंग with yourself, and you are going inward, introspecting, leaving lot of things behind जो कि अभी तक आपको हेल्प नहीं कर रही थी। क्योंकि केतु 3रे भाव में रहेगा, तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। राहु क्योंकि 9th में है, तो अगेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी योग बनता है। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, दोनों ही जर्नीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होंगी। केतु जब आप किसी काम की वजह से बाहर निकलोगे, क्योंकि कन्या राशि में 3रे भाव में, तो वो भी आपका काम बनेगा। राहु जब आप पिलग्रिमेज ट्रैवल करोगे, या फिर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, या फिर सिंपली काम का आपका एक वो है, नोशन है कि काम के लिए बाहर जाना है, फॉरेन लैंड्स जाना है, उसके लिए भी आपको राहु का ये गोचर अच्छा फल देने वाला है। बेसिकली आपके काम बनाएगा। और जो लोग नेवी और इस तरीके के स्पेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा है। आपको इस तरीके की फील्ड्स में एक अच्छा प्रमोशन, ग्रोथ मिल सकता है। जो लोग इस तरीके की फील्ड्स में आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ टाइम से लगे हुए थे, उनको भी ऐसी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की, जिनका राहु का गोचर होगा अष्टम भाव में और केतु चला जाएगा इनका 2य भाव। अष्टम का राहु थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान वृश्चिक का है और यहाँ पे मीन का राहु गोचर करेगा। तो जो भी ट्रबल्स आपकी लाइफ में किसी भी सेक्टर में आ रही थी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, वो अब थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं। और वो बड़ी इसलिए होंगी जिसमें फाइनली अब आप उसको ओवरकम कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और लोग नहीं साथ रहना चाह रहे थे, या कोई एक पार्टनर नहीं साथ रहना चाह रहा था, और अगर उनकी सिंह लग्न है तो ऐसा हो सकता है कि अब मैरिड लाइफ में वैसी भी सिचुएशन बने जहाँ पे संभालने वाली स्थित नहीं है, और कुछ ऐसा हो कि आप लोग सेपरेशन हो जाए या फिर सेपरेशन के लिए अग्री कर जाओ। और साथ में अगर मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस मैरिज को सेव करो, तो मेंटली एंड साइकोलॉजिकली आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दिस टाइम कैन टेस्ट यू, बिकॉज वी नो कि
शनि आपका सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और वो छठे भाव का स्वामी भी और आपके लिए मार्केश भी है। तो उससे राहु द्वितीय चला जाएगा। तो द्वितीय हो गया मतलब सप्तम से अष्टम, और द्वितीय मतलब कि जो मैरिज की फैमिली, तो डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है शनि और राहु के बीच में। तो यहाँ पे एक मेलेफिक इफेक्ट दिखता ही है आपके गृहस्थ जीवन में। केतु क्योंकि आपका दूसरे भाव में गोचर कर रहा होगा, तो फैमिली से एक अनप्लेजेंट कॉन्वर्जेशन, अनप्लेजेंट कम्युनिकेशन, इसका भी योग बन जाता है। फैमिली से थोड़ी दूरी होने का योग बन जाता है, जहाँ पे आपसी मनमुटाव और कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपको एक डिस्टेंस फील होने लगता है अपनी फैमिली से। तो बंधन के लिए एक अच्छा टाइम नहीं है सिंह लग्न वालों के लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाउ एवर इट डिपेंड्स ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स इन योर चार्ट। तो अगर आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस, फोर्थ हाउस ये कुछ मजबूत स्थिति में है, तो आपको ये गोचर उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। सेकेंड हाउस में केतु है और वर्गो में है, तो हाँ, जो लोग मनी का थोड़ा एप्टीट्यूड रखते हैं, दे डील नंबर्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड उनकी कोई लाइन है, सीए हैं, इस तरीके से, तो उनके लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसे सेक्टर में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर उनको फाइनेंस से रिलेटेड गेन्स भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न जिनका राहु का गोचर होगा सप्तम भाव में और केतु चला जाएगा प्रथम भाव में। सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा और शनि होगा आपका छठे भाव में। अष्टम भाव में उसकी नीच की दृष्टि जा रही है। हालांकि यहाँ पे गुरु भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी मैरिड लाइफ में आती है तो गुरु का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये टाइम कन्या लग्न वालों को थोड़ा टेस्ट करेगा उनकी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि मीन राशि एक कोमल राशि है। तो अगर एक सॉफ्टनेस और एक कंसर्न दोनों पार्टनर्स दिखा के चलें, तो ये गोचर आपको थोड़ा कम परेशान करेगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपका पार्टनर एग्रेसिव हो जाता है, तो फिर ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ट्रबलिंग होगी आपके लिए। राहु क्योंकि सेवेंथ में है और आपका शनि छठे में है, तो शनि जब छठे में अपनी राशि में है, तो एक चीज़ है कि अगर आप कुछ भी अटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो शनि यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। राहु क्योंकि सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस शुक्र का स्थान है जिसका वो मित्र है, तो यहाँ पे शुक्र का लाभ राहु देने की तब कोशिश करेगा जब आप शनि के एटीट्यूड को फॉलो करते हो, जिसको कहते हैं कर्मठता। आप कंपटीशन को किल करने की कोशिश करो, ऊपर आने की कोशिश करो, कुछ अटेन करने की कोशिश करो, कैसे? सिंसियरिटी के साथ। तो राहु आपको एक अच्छा व्यवसायिक फल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड दे सकता है। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न वालों के लिए चला जाएगा राहु आपका छठे भाव में और केतु होगा आपका द्वादश भाव में। क्योंकि छठे भाव का राहु है, तो तुला लग्न वालों के लिए अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम हो जाता है कि अब ये वो टाइम है जहाँ पे आपको हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं है। यू नीड टू शो एग्रेशन इफ़ यू वांट टू गो फार, इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको हर तरीके से डेस्परेशन, एग्रेशन, मोटिवेशन, ये सब लेकर आगे बढ़ना है और ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। राहु डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके अचीवमेंट्स में और कुछ भी एक बड़ा गोल भी क्रैक करने में जिसमें आप बहुत टाइम से लगे हुए थे लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्योंकि राहु का एक स्वभाव है छठे भाव में और सारे ही त्रिष्टाय भाव में कि जब आप डेस्परेशन दिखाते हो कि मुझे आगे बढ़ना है और अगर पहले आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा था या आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए था लेकिन आपकी सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं करी थी लेट्स से, तो जब राहु छठे भाव में होता है या गोचर कर रहा होता है तो वो आपको वो सपोर्ट देता है जो आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कीप योर मोटिवेशन इंटैक्ट and show that desperation which is needed.
ये गोचर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कहाँ अच्छा है और कहाँ नहीं, ये मैं बता देती हूँ। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ हेल्थ कंसर्न्स थी जिसको आप यूं ही ओवरलुक कर रहे थे, उसका आपने डायग्नोज नहीं कराया, आपने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो हेल्थ कंसर्न्स ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि राहु आपको ये बताना चाहेगा, क्योंकि राहु के अंदर हिडन एलिमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे वो मीन राशि का गोचर है। तो मीन राशि मीन्स व्हाट, वन साइकिल इज़ एंडिंग। तो अगर कोई भी ऐसी हेल्थ कंसर्न है जहाँ पे राहु को ये लगता है कि भाई इसको देखो और इसको ट्रीट करो वरना आगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, तो राहु उस चीज़ को पहले ऊपर लाएगा, दिखा देगा, थोड़ा बढ़ाएगा कि ये हेल्थ कंसर्न है, इसको अभी ट्रीट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि ऑफकोर्स छठे भाव का राहु है, तो आपको शत्रु पे, रोग पे आपको विजय तो प्राप्त कराएगा, लेकिन कैसे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये शत्रु है या ये रोग है, तो वो कैसे विजय प्राप्त कराएगा। तो अल्टीमेटली पहले उसका काम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ कोई भी डिसीज़ है, तो पहले उसको दिखा दो और उसके बाद उसको ट्रीट करो और ओवरकम करो। और रही एनिमीज़ की बात, रही कॉम्पिटिटर्स की बात, हाँ, राहु बेसिकली छठे भाव में आपकी इम्यूनिटी चेक करता है कि आप कितना आगे जा सकते हो, आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितना टैलेंट है और आपके अंदर कितना माइंड है कि आप दूसरों को पीछे छोड़ दो और खुद आगे चले जाओ। तो इसमें ये कंपटीशन बढ़ सकता है, कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज़, ये सारे लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि वो आपको पुल बैक करें, लेकिन ईजी नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि राहु आपको हेल्प करने वाला है कि आप ही इन सिचुएशन में विन करो। तो एनी हाउ वही जो राहु का होता है 6th हाउस में कि साम दाम दंड भेद, वो आपको ये सारी चारों चीज़ें सिखा देता है और वो आपको विजय दिला देता है। तो विन आप ही करने वाले हो, लेकिन हाँ, जब आपको पता नहीं है कि विन कैसे करना है, तो ये विक्ट्री आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन विक्ट्री आपकी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की, जिनका राहु चला जाएगा पंचम भाव में और केतु होगा एकादश भाव में। राहु पंचम भाव के लिए उस तरीके की विद्या पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है जो विद्या आध्यात्मिक है, जो वेद से, जो डीप साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि मीन राशि के अंदर डेप्थ है। भाई मीन राशि वो पॉइंट है जहाँ पे आप ज़िंदगी को हर तरह से समझ चुके हो, आपने जीवन के सारे पहलू देख लिए हैं, और जब आप जीवन के सारे पहलू देख लोगे तभी तो आपके अंदर वो ज्ञान आएगा जिससे आप लिबरेट होना चाहो। तो इस तरीके की विद्या पढ़ने का योग राहु आपके पंचम भाव में बनाएगा, और हो सकता है कि आपका मन करे कि आप ऐसे स्थानों में जाओ जहाँ पे आपको ये विद्या अच्छे से ग्रहण करने का, लर्न करने का मौका मिल जाता है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई सी वेरी प्रोमिनेंटली विद वृश्चिक लग्न। दूसरा, रिलेशनशिप, रोमांस के लिए, क्योंकि लोगों को कंसर्न आ जाती है कि भाई पंचम भाव में है तो क्या होगा, कहीं ख़राब तो नहीं कर देगा राहु फल। देखो, जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही थी उनको राहु एंड करा सकता है अगर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन बहुत कॉमन है कि एक पार्टनर कमिटमेंट चाह रहा है, दूसरा कमिटमेंट नहीं दे रहा है। एक पार्टनर ने बहुत टाइम तक वेट किया और दूसरा पर्सन अभी भी अपनी जगह पे ही है, वो अपनी जगह से हिला नहीं है, उसका डिसीजन वही है। तो हो सकता है ऐसी रिलेशनशिप्स जो हैं वो एंड हो जाएं। लेकिन जो लोग बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, उनके लिए राहु का गोचर वृश्चिक लग्न वालों के लिए रिलेशनशिप में आने का योग बना सकता है। और ये रिलेशनशिप हो सकता है आपको बहुत स्पिरिचुअल लगे, जैसे कभी आपको, आप ऐसी रिलेशनशिप में आते हो जहाँ पे आपको बहुत कंटेंटमेंट फील होता है, बहुत फुलफिलिंग फील होता है, आपको ऐसा लगता है मेरे को बस यही चाहिए था, दिस इज़ माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अब मेरे को कहीं और नहीं जाना है। तो ये राहु आपको फीलिंग दे सकता है किसी के साथ जब आप होगे कि दिस इज़ माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अब मेरे को इसके बाद कहीं नहीं जाना। केतु क्योंकि आपका एकादश भाव में होगा, और एकादश भाव अच्छा होता है केतु के लिए जब आपकी वर्ल्डली पोजीशन, मटीरियलिस्टिक पोजीशन को
अच्छा रखने की या बेहतर करने की बात आती है। जैसे आपकी अच्छी ऑलरेडी, तो केतु उसको अच्छा रखने की कोशिश करेगा, आपके इनकम को, गेंस को, मनी को। और अगर अच्छी नहीं थी तो ये आपको, आपकी स्थिति को अच्छी करने की कोशिश करेगा, तो उस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की, जिनका राहु का गोचर होगा चौथे भाव में और केतु चला जाएगा दशम भाव में। थोड़ा सा इन लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये लापरवाही दिखाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने वर्किंग स्टाइल में, तो फिर यहाँ पे सुपीरियर से, बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे एक नई जॉब में जाने का योग भी बन जाता है, स्पेशली रीलोकेशन के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि राहु आपका चौथे भाव में होगा, मीन में होगा, तो दूर भेजने की कोशिश करेगा। केतु क्योंकि दशम भाव में है, तो ये भी जॉब से रिलेटेड परिवर्तन कराने में, और कन्या राशि सर्विस की राशि है, छठे भाव में आती है, तो सर्विस में कुछ चेंजेस दिखते हैं। कभी कभी ये चेंजेस जैसे रोल चेंज होता है, टीम चेंज होती है, ये भी होते हैं, लेकिन क्योंकि राहु चौथे भाव में मीन राशि में है, तो यहाँ पे रीलोकेशन का भी आपकी जॉब में योग बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी जॉब लाइफ में, मेरे वर्क लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो यू नो हु यू हैव टू गो टू। इट इज़ गणेश भगवान, एंड यू नीड टू प्रे टू हिम एवरी डे एंड आस्क फॉर हेल्प एंड हिज ब्लेसिंग्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों की, जिनका राहु चला जाएगा तीसरे भाव में और केतु होगा नवम भाव में। ये एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए तो अच्छा टाइम है, लेकिन याद रखिए ये गोचर मीन राशि में है राहु का, तो जहाँ पे राहु आपके पराक्रम के स्थान में आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कराने के लिए आपके एफर्ट्स बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि ये मीन राशि में है जहाँ पे राहु अपना अस्तित्व खोने लगता है, क्योंकि मीन राशि जहाँ पे डिज़ायर ख़त्म हो रहा है और आप उस पॉइंट पे चले गए कि आप माया से लिबरेट होना चाहते हो, लेकिन राहु तो माया को ही पकड़ता है, और जब वो पकड़ता है तभी उसको अपना एग्जिस्टेंस फील होता है। तो यहाँ पे एक डुअल माइंड में रह सकता है नेटर, बहुत पोलैरिटी हो सकती है। एक तरफ उसको लगेगा मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को इतना एफर्ट डालना है, मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ चाहिए, और एक तरफ उसको लगेगा क्या होगा इतना सब अचीव करके, सब बेकार है, यू नो, इस तरीके की फीलिंग्स आना। तो आप बहुत कन्फ्यूजन में रह सकते हो। तो आई वुड ओनली से, जब आप आगे बढ़ गए हो किसी चीज़ में, तो आप जब आगे बढ़ ही गए हो तो उसको कंप्लीट करो, उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करो। बीच में अटक के और ये बैक एंड फोर्थ होना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मकर लग्न वालों को इस गोचर के दौरान बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। सो डोंट लीव एनीथिंग इन बिटवीन। अगर आपने कुछ स्टार्ट करा है तो आप उसको एंड भी करो, उसको कंप्लीट करो, और जब वो अकम्प्लिशमेंट आता है, हो जाता है, उसके बाद आपको क्या फील होता है, फिर आप क्या सोचते हो किसी भी पक्ष को लेकर, ये आपके ऊपर है। बट वंस यू हैव स्टार्टेड, आई वुड सजेस्ट कि इट्स बेटर कि आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहो, और जो आपने सोचा है कि मेरे को ये अचीव करना है, आप उस पर लगे रहो, क्योंकि राहु का ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और एफर्ट्स को बढ़ा के कुछ अच्छा ज़रूर अचीव करा सकता है, आपकी कोई इच्छा को ज़रूर पूरा कर सकता है। नवम भाव में क्योंकि केतु का गोचर है, तो बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिवाइन के एंगल को मत खोइए, स्पिरिचुअलिटी के एंगल को भी मत खोइए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि केतु मोक्ष का प्लैनेट है, अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, नो डाउट, लेकिन ये कन्या राशि में है और वो भी नवम भाव में, तो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन दे देना डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल माइंडसेट से, यह आता है। क्योंकि कन्या में अब आप दिमाग चला रहे हो क्यों, दुनियादारी में क्या मेरे को अटेन करना है, क्या नहीं करना है। तो समटाइम्स यू एंड अप बिकमिंग सो प्रैक्टिकल, और मे बी so disconnected from the spiritual side of life that you start overlooking it completely, which is not good. So keep remembering Ganesha in your prayers, keep remembering Narayan in your prayers, I would suggest. अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की, जिनका राहु का गोचर होगा उनके द्वितीय भाव में और केतु होगा उनके अष्टम भाव में। कुंभ लग्न, शनि लग्नेश लग्न में है और राहु द्वितीय चला जाएगा। तो ऐसे में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कभी कभी वो टाइम आता है जब हम बहुत मेहनत से कुछ पाते हैं और अपनी इग्नोरेंस के चलते या स्टूपिडिटी के चलते उसको खो भी देते हैं। तो आपने
बहुत अच्छा पैसा कमाया और आप इग्नोरेंट हो गए, जैसे कि कोई बोला कि यार ये इस चीज़ पे इन्वेस्ट करो, और आपने ज़्यादा कुछ जाने बिना या डेस्परेशन था मन में, ये था कि एकदम से मुझे पैसा मिल जाए, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा डूब जाता है। इस तरीके का योग बनता है कुंभ लग्न वालों के लिए। इसलिए मेहनत जो आपने करी, क्योंकि शनि आपको मेहनत करा ही रहा है कुंभ में, तो मेहनत से आप जो पा रहे हैं उसको यूं ही व्यय मत कर दीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। राहु क्योंकि आपका द्वितीय में जाएगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल अप डाउन रहेंगे। दैट डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये अप डाउन है। राहु की दशा नहीं चल रही होगी तो ये बेटर है। राहु की अगर दशा चल रही है तो राहु का उपाय करिए जिसमें आपके जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से स्टेबल हो पाए। केतु आपका अष्टम में होगा तो कहीं पे थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है आपको किसी पक्ष में, और इसलिए केतु का उपाय करना भी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और केतु जब भी अष्टम में होता है तो परा विद्या को सीखने का भी योग बनता है। तो अभी आप ऑकल्ट में, किसी डीप साइंस में, अननोन साइंस में इंक्लिनेशन शो कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से सीखने का, गहराई से सीखने का योग बनता है। क्योंकि कन्या राशि में पाप ग्रहों की कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। अष्टम भाव क्योंकि ऑकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, और ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स जो कि थोड़े से अननोन हैं और सीक्रेट साइंसेस से रिलेटेड है, उनका योग बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स को लर्न करना तो आप लर्न कर सकते हैं इस टाइम में। और दूसरा ये है कि अष्टम में जब केतु होता है तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता किसी पक्ष में आ सकती है। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत हताश मत होइएगा अगर वहाँ पे अस्थिरता आ रही है। जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अब आपकी जो जर्नी अहेड है वो उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ने की, बहुत ज़्यादा जकड़ने की कोशिश करोगे तो ये अष्टम का जो केतु का गोचर है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अल्टीमेटली वो चीज़ छूटनी है तो छूटी जाएगी, लेकिन आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। सो बी रेडी टू एम्ब्रेस न्यू चेंजेस। अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जहाँ पे राहु का गोचर होगा लग्न में और केतु चला जाएगा सप्तम भाव में। क्योंकि शनि द्वादश भाव में ऑलरेडी है और राहु फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है और मीन राशि भी फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ज़्यादा योग बनता है कि आप विदेश चले जाएं। अगर आप बहुत टाइम से वीज़ा अप्लाई कर रहे थे या उस प्रोसेस में थे वे यू वांटेड टू रीलोकेट टू फॉरेन लैंड्स, तो अब रीलोकेशन टू फॉरेन लैंड्स का योग आपका बनता है, बहुत प्रोमिनेंटली बनता है। और शनि और राहु में से अगर कोई भी दशा आपकी चल रही है तो इसका फल आपको पूरा मिल सकता है। राहु क्योंकि आपके लग्न में होगा और जो लग्न है वो सर के हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, तो इस टाइम पे हेडेक, माइग्रेन, सर से रिलेटेड कोई भी इशू, न्यूरो इशू, ये सब होने का भी योग बन जाता है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु आपके सप्तम भाव में होगा, उतना ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ के लिए परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि कन्या राशि का केतु है तो हाँ, लड़ाई झगड़ा फालतू का लगवा सकता है दो लोगों के बीच में, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से काम लेने वाला टाइम है। फालतू के ही छोटे छोटे इश्यूज़, कभी वो जो पेटी फाइट्स होती हैं बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स में कि आप लोग भिड़ जाते हो, फाइट करते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, क्योंकि आप लोग सुलझा ही लोगे। तो इट्स बेटर टू नॉट स्पॉइल योर मूड एंड योर पार्टनर्स मूड। तो थोड़ा सा पीस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, एज वेल एज अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वर्क एसोसिएट्स हैं, तो उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग दिखाने का ये टाइम है। क्योंकि आपके लिए मीन राशि का राहु आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा, तो आध्यात्मिक विचारधारा बढ़ने का योग बनता है। क्योंकि द्वादश भाव में भी है शनि, तो द्वादश भाव का रिजल्ट तो वो देगा ही, और साथ में राहु मीन राशि का आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस एक तरीके से मेष का स्थान है काल पुरुष के चार्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको आपका एग्जिस्टेंस फील होता है, जहाँ पे आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हो कि मेरे को यहाँ तक जाना है, मेरे को ये अचीव करना है। आप एक विचारधारा बनाते हो अपने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, और अपने एग्जिस्टेंस को फील करना, ये फीलिंग आपको मेष राशि देती है। लेकिन मीन राशि तो वो पॉइंट है जहाँ पे आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है, अब आप उसको लेट गो करने के लिए रेडी।
तो राहु जब मीन राशि का गोचर करेगा आपके प्रथम भाव में, तो ये आपको आध्यात्मिक विचारधारा दे के आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक्यूमुलेट करी थी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, उसको लेट गो कराने की प्रैक्टिस आपको दे सकता है। तो ये था राहु केतु के गोचर का 12 लग्नों के लिए फल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ना। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।